गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग हेड्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे, हेड्स लॉ पढ़े थे और आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस यानी जो खुद होता, विच अकर इटसेल्फ। नेचर में बहुत सारे वैसे प्रोसेस हैं जो इटसेल्फ होते हैं, जो आपको कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। Definition आता है, the process which occur itself either on initiation or without initiation। यानी कुछ एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको अपनी तरफ से उसे इनिशिएट करना पड़ता है और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इटसेल्फ होते हैं विदाउट इनिशिएशन। जैसे अगर ये मेरे हाथ में चॉक है, इस चॉक को यहां से हम रिलीज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये नीचे की तरफ गिरेगा। यानी इस चॉक को नीचे गिराने में आपको एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, इटसेल्फ हो रहा है। तो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा गया। सिर्फ आपको रिलीज करना है। वही अगर इस चॉक को हम यहां रख देते हैं तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको पुश करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है, और जैसे ही ये किनारे में पहुंचेगा फिर नीचे की तरफ में ये गिर जाएगा। तो किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इनिशिएट करना पड़ता है, कुछ बगैर इनिशिएशन के होते हैं। जैसे अगर किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को ले लें, कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि जो कंबशन हो करता हो, जो जलता हो, उन्हें स्टार्टिंग में आपको इनिशिएट करने का जरूरत पड़ता है। उसे हम लोग हीट करते हैं अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और जैसे ही वो इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जलता रहेगा। तो ये कंबशन भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल में आया। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल में आया। वहीं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं विच अकर ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। यानी जो तभी तक काम करेगा जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अगर इसी चौक को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है तो ये ऊपर की तरफ तभी तक जाएगा जब तक आप एनर्जी दे रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट से नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल में आएगा, क्योंकि वहां आपको कंटिन्यूअस एनर्जी देना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर को टैंक तक पहुंचाना है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि टैंक तक पहुंचाने के लिए आपको कंटिन्यूअस एनर्जी देना होगा। लेकिन अगर टैंक में पानी है तो आप सिर्फ टैप खोल दो, वहां आपको एनर्जी खर्च करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो हमको लग रहा है कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आया होगा। जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, फैन हो, बल्ब हो, वो सभी का सभी उनका वर्किंग नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल में आएगा। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर दिए, एनर्जी देना बंद कर दिए, वो काम करना बंद कर देगा। अब आते हैं कि ड्राइविंग फोर्सेस पर, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अब जरा ध्यान से सोचते हैं इसके बारे में। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो तो वो नीचे की तरफ ले जाता है, तो नीचे की तरफ जाना इंडिकेट करता है कि इनका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। हाइट पर इनका एनर्जी ज्यादा था, ग्राउंड पर इनका एनर्जी कम है। किसी चीज को आप बर्न करते हैं तो बर्न करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सिस्टम से बाहर निकल रहा है। कंबशन एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होता है, तो यहां पर भी उस सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता चला कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे जहां सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है यानी कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी कि पहला फैक्टर ये हो गया। इसे ड्राइविंग फोर्स भी कहा जाता है। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट, ये पहला पॉइंट है। लेकिन कई वैसे नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखोगे जहां वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर आइस को आप टेबल पर रख देते हैं तो ये आइस इटसेल्फ मेल्ट करता है, आपको अपनी तरफ से एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन जरा सोच करके देखो, आइस तभी मेल्ट करेगा जब वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अभी तो यह पॉइंट बताया कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जहां एनर्जी कम होता है, यानी जो एक्सोथर्मिक नेचर का है।
लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस तो इंडोथर्मिक नेचर का हो गया, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। अगर आप पानी जमीन पे गिरा देते हैं, कल आकर के आप देखोगे तो गैप रहेगा, इसका मतलब वाटर इवापोरेट कर गया। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, बट यहाँ पर भी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इंडोथर्मिक नेचर का है। तो अब ध्यान जाता है कि अधिकांश एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट सम इंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। और इंडोथर्मिक प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस है तब थोड़ा सा देखते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या चेंजेस आता है। आइस था सॉलिड फॉर्म में, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर कन्वर्ट कर गया लिक्विड फॉर्म में। मॉलिक्यूलर मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का ज्यादा होता है, यानी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। वाटर को आप जमीन पर गिरा दिए, वेपर में कन्वर्ट किया, वेपर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। इसका मतलब वो इंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा जहां सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता हो, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ता है। इसी रेट ऑफ रैंडमनेस और मॉलिक्यूलर मूवमेंट को इंट्रोपी कहा जाता है, और इंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी प्रोसेस में इंट्रोपी का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर घट रहा है तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो अब यहां पर इंट्रोपी बढ़ेगा तभी वो स्पॉन्टेनियस नेचर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर टू ड्राइविंग फोर्सेस फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी। इंथैल्पी निगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, और इंट्रोपी बढ़ेगा तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इन दोनों में से कोई भी एक अपोजिंग नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे प्रोसेस डेल्टा एच निगेटिव की जगह डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, लेकिन डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा सपोर्टिव नेचर का है। जैसे सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, यानी कि अगेंस्ट द रूल चला गया, अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, लेकिन उस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब इनका मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहीं ज्यादा बढ़ गया, तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ाया तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है। यानी इस जगह पर ये बात आया कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। यानी डेल्टा एच का वैल्यू और डेल्टा एस का वैल्यू कंबाइंड फॉर्म में डिसाइड करेंगे कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और इसके लिए एक टर्म दिया गया है गिब्स एनर्जी चेंज, और इन्हें हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में और इनका रिलेशन है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये गिब्स एनर्जी का है। ये गिब्स एनर्जी आते हैं थोड़ी देर पर। सबसे पहले अभी इनके बारे में बात करते हैं। डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ रहा है तब वो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट घट रहा है। एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो पहले आप यहां तक का ये डेफिनेशन पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप नोट कर लोगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हम लोग एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे थे, उसी एंट्रोपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6.9 है। अब देखिएगा वहां पर भी अभी बताया आपको सोचना है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर किसी प्रोसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर घट रहा है तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव होगा। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है और किसमें डिक्रीज कर रहा है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट है ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, यानी अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में क्रिस्टलाइज किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो जरा सोचो
अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है तो सॉलिड में तो कंस्टिट्यूएंट और क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग लगता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट का वैल्यू घट जाएगा, रैंडमनेस डिक्रीज करेगा, यानी कि फर्स्ट के आंसर में डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। टेम्परेचर को 0 केल्विन से 115 केल्विन किया गया, इंक्रीज किया गया है। हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़े हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ना यानी कि रैंडमनेस बढ़ना, एंट्रोपी बढ़ना। तो सेकंड वाले ऑप्शन में स्टेट वही है बट टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगा, यानी सेकंड के लिए आंसर हो जाएगा डेल्टा एस वुड बी पॉजिटिव। थर्ड में आते हैं। थर्ड में केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना। रिएक्टेंट साइड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनका 2 मोल दिया हुआ है और ये सॉलिड स्टेट में नंबर ऑफ मोल 2 है। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ मोल बढ़ गया। तो एक तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल कम है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा हुआ, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। दूसरा और देखो, यहां ये सॉलिड फॉर्म में, जबकि यहां एक सॉलिड में है और बाकी का 2 मोल गैसियस स्टेट में है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में गैस का मॉलिक्यूलर मूवमेंट फास्ट होता है, तो दोनों सपोर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल भी बढ़ गया और सॉलिड से गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया, यानी थर्ड केस में डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां 2 मोल था और वो भी सॉलिड था, जबकि यहां पर 3 मोल है और इसमें से 2 गैसेस स्टेट में आ गए। तो सॉलिड के कंपैरिजन में गैस का मॉलिक्यूलर मूवमेंट फास्ट होता है। यहां देखो, यहां नंबर ऑफ मोल 1 है, जबकि यहां नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 2। H2 था, H2 कहने का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहां H कहने का मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर गए, इनके बीच के इस बॉन्ड को तोड़ दिया गया है। इसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। 2 एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, और वहीं अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और जो आप एनर्जी देते हो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या बनने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। आगे उसका भी जरूरत पड़ेगा। फिलहाल यहां देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में था इस तरीके से, और ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर गया, तो मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एटम्स का मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ मोल देखो, यहां नंबर ऑफ मोल 1 है, जबकि यहां नंबर ऑफ मोल कितना है 2 है। देख रहे दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो गए, तो इस जगह पर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसलिए फोर्थ कंडीशन में डेल्टा एस का वैल्यू यहां भी पॉजिटिव होगा। बॉन्ड ब्रेक किया है इसकी वजह से, तो यहां नंबर ऑफ मोल काउंट करके भी आप अंदाज लगा सकते थे, गेस कर सकते थे। तो प्रॉब्लम 6.9 का ये क्वेश्चन सोल्व कर दी। आप क्वेश्चन भी लिखोगे और उसके नीचे में आंसर भी लिखना। एक्सरसाइज 6.18 का एक क्वेश्चन है, और यहां दिया हुआ है 2Cl गैस इट कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। यानी डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये समझना होगा। ध्यान से पहले देखो, 2Cl यानी कि 2 क्लोरीन एटम है और ये कन्वर्ट करा Cl2 में। Cl2 कहने का मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, पहले ये क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में था और ये अब कन्वर्ट करा है क्लोरीन मॉलिक्यूल में, Cl2 मॉलिक्यूल में। इसके पहले वाले में ठीक उल्टा था, वहां मॉलिक्यूलर फॉर्म में था और वो कन्वर्ट करा था एटॉमिक फॉर्म में। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अभी आपको बताए थे बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी यहां जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगा एक्सोथर्मिक नेचर में। और एक्सोथर्मिक के केस में
डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन एटम Cl2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H वुड बी नेगेटिव। पहला पॉइंट क्लियर हो गया डेल्टा H का साइन। दूसरा, यहां देखो ये 2 मोल था क्लोरीन का और यहां ये 1 मोल में क्लोरीन कन्वर्ट किया। पहले एटम के फॉर्म में था, अलग अलग था, 2 था, और यहां कंबाइन होकर 1 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करेंगे। एटम्स का मॉलिक्यूलर मूवमेंट फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल, तो यहां डेल्टा S का वैल्यू निगेटिव होगा क्योंकि एंट्रोपी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इसका आंसर जब लिखेंगे हम लोग, अब किस तरीके का अगर रीजन पूछा जाएगा तो रीजन भी बताएंगे। डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव होगा। अब अगर रीजन पूछता है कि क्यों निगेटिव हुआ, एक्सोथर्मिक नेचर का है। कैसे एक्सोथर्मिक नेचर का है? Because a covalent bond is formed between two chlorine atoms and we know the bond making process is exothermic in nature. आगे bond enthalpy में ये पॉइंट लिखवाएंगे भी। Therefore the value of delta H is negative। अब आते हैं डेल्टा S के ऊपर में। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल 2 था और यहाँ प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल 1 है, तो 2 मोल कन्वर्ट कर रहा है 1 मोल में, तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस, therefore the value of delta S would be negative, क्योंकि एंट्रोपी का वैल्यू मॉलिक्यूलर मूवमेंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ये 6.18 का ही आंसर करवाती है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी चेन। गिब्स GIBBS, गिब्स नहीं है, गिब्स है। गिब्स एनर्जी को पहले डिफाइन करते हैं। गिब्स एनर्जी कहा जाता है द एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम which can be converted into useful work। यानी किसी सिस्टम के पास का वो एनर्जी जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी भी एनर्जी है, एंट्रोपी में भी एनर्जी खर्च होता है। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम के पास के टोटल एनर्जी को कहा जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और एंथैल्पी को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज H। एंट्रोपी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है और एंट्रोपी का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू Q/T। Q हीट एनर्जी है और हम लोग पहले ही थर्मोडायनेमिक्स से प्रूफ कर चुके हैं, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। तो अगर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ S इज इक्वल टू H/T लिख सकते हैं, या यहाँ से H वुड बी इक्वल टू T into S हो जाएगा। अब देखो ये भी H है, एंथैल्पी ही है, यहाँ पर भी एंथैल्पी लिखे, दोनों एनर्जी ही है, इसलिए इसको हम लोग H से लिखें। लेकिन दोनों में फर्क क्या है जो समझोगे। ये H रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम के पास के टोटल एनर्जी को, और यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए H कर दे रहे हैं, और ये H रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट और रैंडमनेस में जो एनर्जी खर्च हुआ। क्योंकि अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कुछ न कुछ एनर्जी तो कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो एंट्रोपी में जो एनर्जी खर्च होता है दैट इज कॉल्ड H और उसे T into S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर किसी सिस्टम के पास का टोटल एनर्जी है 100 जूल और उसका 20 जूल एनर्जी उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट में खर्च हो गया, तो 100 जूल एनर्जी था जिसमें से 20 जूल खर्च हो गया, तो बचा हुआ कितना रह गया? 80 जूल। उसी को गिब्स एनर्जी कहते हैं। अब ये 80 जूल ही किसी दूसरे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। किसी व्यक्ति का मंथली सैलरी मिलता है 20,000, लेकिन वो हर महीने ऑफिस जाएगा, उसके घर का एक फिक्स्ड अमाउंट जो खर्च होना है वो तय है। उन सब के वैल्यू को माइनस करने के बाद में अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसी को वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट गिव्स एनर्जी उसके एक्चुअल इनकम जो उसको सैलरी मिल रहा है, यानी जो उसका एंथैल्पी वैल्यू है उससे हमेशा कम होगा। तो यहां पर भी
गिब्स एनर्जी G का वैल्यू निकालते हैं, इट इज इक्वल टू H माइनस T इंटू एस। H माइनस T इंटू एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये T इंटू एस क्या हो गया? T इंटू एस हो गया एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट और एंट्रोपी। अब यहां पर पहले हम लोग पढ़े हैं कि एंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एंथैल्पी, बट वी कैन डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज। तो यहां पर भी अगर हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया गया है, तो डेल्टा G वुड बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा T इंटू एस। अब ध्यान से कंडीशन समझना, यहाँ टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं, ये कंडीशन डाल रहे हैं, तो ये डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेम्परेचर के साथ में अलग करके सिर्फ किसके साथ रहेगा? एंट्रोपी के साथ। तो अगले स्टेप में ये फार्मूला आ जाएगा डेल्टा G वुड बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखे भी थे। ये हो गया किसी सिस्टम के पास का टोटल एनर्जी, ये भी एनर्जी ही है जिसमें T टेम्परेचर और डेल्टा S एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट और रैंडमनेस में खर्च होता है। और इन दोनों के सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये डेल्टा G का वैल्यू बचा है, ये डेल्टा G को गिब्स एनर्जी चेंज करते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब अगर सारे कंस्टिट्यूएंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में हो, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन, तब उस कंडीशन में डेल्टा G को हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज करते हैं, यानी डेल्टा G नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां आ जाएगा डेल्टा H नॉट माइनस T इंटू डेल्टा S नॉट। यानी ये रिलेशन यूज किया जाता है डेल्टा G के लिए, जहां पर ये नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर डेल्टा G नॉट है, डेल्टा H नॉट है, और अगर कहीं टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तब वैसे कंडीशन में आप अपनी तरफ से टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इस डेल्टा G के वैल्यू से आप ये बता सकते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अगर डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, डेल्टा G या डेल्टा G नॉट दोनों में से कोई, then it indicates that the process could be a spontaneous in nature, तब यह spontaneous nature का होगा। अगर डेल्टा G नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आ गया कैलकुलेट करने के बाद में, तब यह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा G नॉट का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि दैट द प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम इन नेचर, इक्विलिब्रियम। अब जरा सोच के देखो कि डेल्टा G नॉट का वैल्यू 0 कब आएगा? ये तभी आएगा जब डेल्टा H नॉट और T इंटू डेल्टा S नॉट ये दोनों बराबर हो जाए। जब ये दोनों बराबर हो गया तब डेल्टा G नॉट का वैल्यू 0 होगा। अब ये इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियस में भी कन्वर्ट कर सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस में। जैसे जिस टेम्परेचर पर ये डेल्टा G का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर हो गया, अब उससे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो। ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये T इंटू डेल्टा S का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और जब ये T इंटू डेल्टा S नॉट बड़ा हो जाएगा डेल्टा H के कंपैरिजन में, तो डेल्टा G निगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा। और वही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से अगर इसको कम कर देते हैं तो T इंटू डेल्टा S का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो जब कभी कोई न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हम लोग डेल्टा G का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेरिवेशन यहां से यहां तक आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.17 है। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोसेस या रिएक्शन किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बारे में थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले भी बात किए थे कि अगर डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तब स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। और स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे, कुछ एक जगह पे एक दो वैल्यूज है वो डिफर कर रहा है,
डेल्टा एस का वैल्यू कहीं 0.2 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिखा है और कहीं पर 2 लिखा है। तो ये तो न्यूमेरल वैल्यू है। 0.2 दिया रहेगा तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, 0.200 दिया रहेगा तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो वहां कैलकुलेशन से फर्क पड़ेगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज गिवन। डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 400 किलो जूल पर मोल, किलो जूल मोल इनवर्स। डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और आपसे पूछा जा रहा है कि किस टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। अब टेम्परेचर यहां पूछ रहा है तो तुरंत स्टूडेंट का ध्यान यहां चला जाएगा कि 298 तो दिया होगा। 298 एक कंडीशन है और ये फिर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो वहां स्पेसिफाई किया गया है ये डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू टेम्परेचर पर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेंज पर। टेम्परेचर का वैल्यू बढ़े या घटे ये डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि इस टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। आपको निकालना है कि किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब वो टेम्परेचर जहां डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। डेल्टा जी के लिए हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब अगर फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखो तो इसमें 1 2 3 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। अब 4 फिजिकल क्वांटिटी में से 3 का वैल्यू अगर पता होगा तभी जो चौथा निकल सकता है, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 ही का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक और बात बताया था आपको कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी बराबर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये नेगेटिव हो जाएगा और टेम्परेचर कम करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम अपनी तरफ से कंडीशन ले लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। तब जैसे ही आप इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो इक्विलिब्रियम पर तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, तो यहां पुट करेंगे तो आ गया 0। डेल्टा एच की जगह पर वैल्यू आ गया 400 माइनस टी इंटू 0.2। ये माइनस इसको इधर ले आते हैं। 2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 400। Therefore, T would be equal to 400 divided by 0.2. It means 2000 Kelvin. तब ये 2000 केल्विन आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2000 केल्विन टेम्परेचर पर तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 आएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो 2000 केल्विन पर ये और ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, ये और ये बराबर आ रहा है। तब अगर 2000 से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो T टू डेल्टा एस का वैल्यू बड़ा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये होगा दैट इज अबव 2000 केल्विन टेम्परेचर the value of delta G would be negative, यानी कि the process would be spontaneous। यानी कि आपका आंसर आना चाहिए above 2000 केल्विन, 2000 केल्विन से ज्यादा होगा। और वहीं 2000 केल्विन से अगर कम रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। एंड एट 2000 केल्विन द प्रोसेस वुड बी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 6.19, ये भी गिब्स एनर्जी चेन से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। अब डेल्टा जी नॉट के लिए फार्मूला याद करो, डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एस नॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है, इसका मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन आप मान के चलेंगे। लेकिन डेल्टा एच की जगह पर यहाँ डेल्टा यू नॉट दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा। कैसे, जो देखो, इन फर्स्ट स्टेप देखो वैल्यू क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डेल्टा यू नॉट इज गिवन, इट इज -10.5 किलो जूल
अब किलो जूल पर मोल की जगह पर किलो जूल दिया हुआ है, तो जहां डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जूल पर मोल आता है वहां पर भी आप जूल करोगे। यहां भी देखेंगे तो डेल्टा एस का जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रहता है, तो मोल नहीं दिया है, यानी कि 1 मोल को कंसीडर नहीं किया। कोई बात नहीं है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी में यूज नहीं कर रहा है तो दूसरे में भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। डेल्टा एस नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट इज -44.1 जूल केल्विन इनवर्स। अब ये देखो किलो जूल में है और यहाँ जूल में है, तो दोनों को 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो -10.5 है, तो अगर इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -10,500 जूल में आ गया ये वैल्यू। डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है, टेम्परेचर चूंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। सबसे पहले आप डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निकालोगे और जब डेल्टा एच निकल जाएगा तब फिर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालेंगे। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू के लिए आप तो फर्स्ट सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको एक रिलेशन नजर आएगा, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी, उसका यूज करना होगा। अब वैल्यू हम बैठा देते हैं, डेल्टा यू नॉट का वैल्यू हो गया -10,500 प्लस डेल्टा एन जी, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 है और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 and 1 3 है, सब गैसेस स्टेट में है, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू हो जाएगा 2 - 3, इट मींस -1। क्लियर हुआ? -1 कैसे आया? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 and 1 3 है, तो 2 - 3 करेंगे तो वैल्यू -1 होगा। आर का वैल्यू 8.314 हो जाएगा और टेम्परेचर 298। अब देखो डेल्टा यू भी पता है, एनजी पता है, आर पता है, टी पता है, मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू किसका निकल गया? डेल्टा एच नॉट का। और डेल्टा एच नॉट जब कैलकुलेट हो गया तो अब आप यूज करेंगे नाउ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। यहां से जो भी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा वो डेल्टा एच नॉट पर पुट करोगे। टेम्परेचर का वैल्यू 298 है, ये दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां जो यूनिट आएगा वो आएगा आपको जूल में, और बड़ा वैल्यू है तो इस जूल को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किलो जूल में, इसका आंसर आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन इसका आप खुद से कीजिएगा और ये वैल्यू निकाल लीजिएगा। इस गिब्स एनर्जी से रिलेटेड कुछ और बात करना है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है टेम्परेचर रेंज पर, डेल्टा एच का वैल्यू एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा देख करके रखोगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे और फिर हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।